जय सिया राम बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अश्विनी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, मैं और मेरी टीम आरबीएसई 2026-27 के लिए सभी बच्चों को निःशुल्क इस चैनल पर पढ़ा रहे हैं क्लास 8th, 10th और 12th क्लास के लिए। तो इसी के तहत हम शुरू कर रहे थे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर। उसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। इससे पहले समझते हैं कि नियोजित विकास की राजनीति होती क्या है। देखो बच्चों, जो वर्ड आ रहा है नियोजित, नियोजित का मतलब होता है नियोजन। नियोजन का अर्थ हो गया किसी भी चीज की क्या करना, प्लानिंग करना। यानी कि क्या कह सकते हैं, योजना बनाकर काम करना। और विकास का मतलब होता है बच्चों प्रगति या उन्नति। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज की योजना बनाकर अपने देश की प्रगति या उन्नति करना, वो क्या कहलाएगा, नियोजित विकास की राजनीति कहलाएगा। यानी कि देश की आजादी के बाद, यानी कि सन 1947 में आजादी के बाद अब हमारे सामने था कि देश का नियोजित विकास किस प्रकार किया जाए, क्योंकि अभी देश के हालात थोड़े से सही नहीं थे। हम अभी अभी आजाद हुए थे, उसके बाद में हमने आम चुनाव भी कराए थे। हमारा जो आम चुनाव हुआ था, पहला आम चुनाव, वो कब हुआ था, 1952 में। और दूसरा कब हुआ था, 1957। और तीसरा 1962 में। याद रखें, इन तीनों में कौन जीती थी, कांग्रेस। और जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, जवाहरलाल JLN। ये डाटा हमने पढ़ चुके थे। अब हमें देखना है कि जैसे जैसे देश में राजनीतिक व्यवस्था सही होती गई, वैसे वैसे देश का विकास कैसे हुआ। इसको आगे देखते हैं हम। देखो, राजनीतिक फैसले और विकास कहते हैं, उदाहरण के लिए इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो निवेश के लिहाज से ओडिशा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। ओडिशा में लौह अयस्क का विशाल भंडार था और अभी इसका दोहन बाकी था। अंतरराष्ट्रीय कंपनियां, निजी कंपनियां और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने यहां निवेश किया। कहते हैं बच्चों, जो ओडिशा देश का एक जगह है, ओडिशा भारत देश में, वहां पर स्टील की बहुत बड़ी खदान मिली थी, यानी कि लोहा वगैरह बहुत मिला था। तो उस लिहाज से वहां पर विकास के बहुत सारे हमारे साथ क्या विकल्प ओपन हो गए। क्यों ओपन हो गए, क्योंकि दुनिया भर में उस समय स्टील की मांग बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए दुनिया भर के लोगों को स्टील चाहिए था और उसके लिए पैसा देने के लिए तैयार थे। तो भारत में कौन सी जगह स्टील के वो मतलब भंडार, ओडिशा में। अब वहां की सरकार ने विदेशी कंपनियों, सार्वजनिक कंपनियों, देशी कंपनी, निजी कंपनी सबको बुलाया और बोला कि आप हमारे यहाँ पे निवेश करें। निवेश का मतलब होता है बच्चों पैसा लगाना, यानी कि वो हमारे यहाँ पे पैसा लगाएंगे, हम उन्हें क्या देंगे, इस्पात देंगे। इसके नजरिए से उड़ीसा में दो चीजें हुई, पहला तो विकास होगा, दूसरा यहां पर ओपन हो गए कौन से रास्ते, रोजगार के, क्योंकि जो स्टील निकाला जाएगा वो यहाँ के लोग ही निकालेंगे। कहते हैं सरकार की चुनौती क्या थी, इससे राज्य में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा, रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। कि जब स्टील मिल चुका है तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी यहाँ पे निवेश करेगी, तो इससे यहाँ पे पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी निकल कर आ गए हैं। लौह अयस्क के पर्याप्त भंडार ओडिशा के पारंपरिक आदिवासी बस्तियों में थे, अधिकांश वन राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में थे। कहते हैं जो आदिवासी एरिया था वहां पर यह इस्पात मिला था, यानी कि पहाड़ी इलाकों में मिला था। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि उन आदिवासियों को वहां से बाहर निकाला जाएगा। इसी के तहत होता क्या है, विवाद होता है। आदिवासियों को डर था कि अगर यहाँ उद्योग लग गए तो उन्हें अपने घर बार से विस्थापित होना पड़ेगा, आजीविका भी छिन जाएगी। पर्यावरणविदों को इस बात का भय है कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित भी होगा। अब आदिवासियों को यह डर था कि अगर यहाँ पर खुदाई होगी तो हमें अपने घर बार छोड़ के दूर जाना पड़ेगा, यानी कि जो पुरखे हमारे यहाँ पे पूर्वज रह रहे थे, अब उस जमीन पर हम नहीं रह सकते। यहाँ से क्या निकाला जाएगा, लौह इस्पात निकाला जाएगा, इसीलिए उनको वहां से बेदखल कर दिया गया। दूसरी ओर एक चिंता थी इनकी, पर्यावरणविदों की, यानी कि जो पर्यावरण के प्रति प्रेमी थे वो ये कह रहे थे कि अब पर्यावरण प्रदूषण होगा, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रियां लगेगी तो यहाँ पे धुआं निकलेगा, अगर हम पेड़ पौधे काटेंगे तो इससे क्या होगा, पर्यावरण असंतुलित होगा। आप एक बार इसे नोट करें एक बार।
अब हम आगे देखते हैं कि वामपंथी और दक्षिणपंथी होता क्या है। बच्चों, जब भी किसी देश की राजनीतिक पार्टियों की बात की जाती है तब उनकी सोच की बात की जाती है, वो किस विचारधारा को मानते हैं। इसलिए उन दो विचारधाराओं का नाम लिया जाता है, एक तो होता है वामपंथ और एक होता है दक्षिणपंथ। वामपंथ क्या है और दक्षिणपंथ क्या है? देखो क्या होता है, जब विभिन्न देशों की राजनीति की बात होती है तो अक्सर वहां के राजनीतिक दल अथवा समूह का हवाला देते हुए कहा जाता है कि इस या उस पार्टी या उस समूह की विचारधारा, यानी विचारधारा का मतलब क्या हो गया बच्चों, सोच, वामपंथी है या दक्षिणपंथी है। हम पढ़ेंगे कि पहले वामपंथी होता क्या है। वामपंथ से अक्सर उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो अर्थव्यवस्था के राज्य नियंत्रण के पक्ष में है और मुक्त प्रतिस्पर्धा पर राज्य विनियमन को प्राथमिकता देते हैं। यानी कि वामपंथी की जब आप डेफिनेशन लिख सकते हो तो आप ये कह सकते हो, वामपंथी विचारधारा से अभिप्राय उन लोगों की सोच से है जो गरीबों और खास करके पिछड़े तबकों को फायदा पहुंचाने वाली नीतियों का समर्थन करते हैं और देश के ऊपर जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, उस पर किसका नियंत्रण चाहते हैं, राज्य का। या राज्य का मतलब क्या होगा बच्चों, किसका नियंत्रण होगा, सरकार का। यानी कि हम यहाँ पे क्या नहीं चाहेंगे, निजी हस्तक्षेप नहीं चाहेंगे। क्या नहीं चाहेंगे, निजी हस्तक्षेप। अब निजी हस्तक्षेप क्या होता है, यानी प्राइवेट लोग यहाँ बीच में दखल अंदाजी नहीं देंगे। ये सोच किसकी है, वामपंथी की। यानी इनडायरेक्टली कह सकते हैं वामपंथी किसके भले की बात कर रही है, गरीब और पिछड़े तबकों की। अब एक बात और आ रही है कि दक्षिणपंथ क्या होता है। देखो, दो विचारधारा होती है, एक वामपंथ और दक्षिणपंथ। वामपंथ हमने पढ़ लिया, दक्षिणपंथ पढ़ते हैं। दक्षिणपंथ से उन लोगों को और इंगित किया जाता है जो ये मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है। यानी कि सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब दक्षिणपंथी लोग ये कहते हैं कि अगर हमें देश का विकास करना है तो हमें खुली प्रतिस्पर्धा अपनानी पड़ेगी, यानी हमें बाजार तंत्र अपनाना पड़ेगा। क्या अपनाना पड़ेगा, बाजार तंत्र। यानी कि जो सारे फैसले होंगे वो कौन लेगा, बाजार लेगा। यानी कि हमारे लिए अब क्या है, इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो आप लोग को दोनों डेफिनेशन समझ में आई होगी। ये दोनों डेफिनेशन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों आपके बोर्ड में आएगी, तो आप इसको एक बार नोट कर लें। अब आगे देखते हैं कि इन सब चीजों के बाद में राजनीतिक टकराव क्या होता है। कहते हैं इस तरह के फैसलों में एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तोला जाता है। साथ ही मौजूदा पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों को भी लाभ हानि की तुलना में मापना पड़ता है। कहा जाता है कि हमने जब नियोजित विकास की राजनीति अपनाई थी तो हमने ये फैसला किया था कि कोई भी जो फैसला लिया जाएगा बाकी फैसलों से मुंह फेर कर नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी का भी क्या रखा जाएगा बच्चों, ध्यान रखा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए या कम से कम इन फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मोहर जरूरी होना चाहिए। अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए। जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं, यानी जो भी फैसला होगा बाकी फैसलों से मुंह फेर कर नहीं लिया जाएगा। जनता की बातों को ध्यान में रखते हुए जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि कौन होता है, जिसे जनता चुनती है, यानी कि हमने जिस सरकार को चुना है वो हमारी बात को समझते हुए, हमारी भावनाओं को समझते हुए क्या लेगी बच्चों, फैसला लेगी। अब विकास की धारणा क्या कहती है, जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास के अर्थ अलग अलग होते हैं। हमने 10th क्लास के इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में ये पढ़ा है कि जो एक के लिए विकास है वो दूसरे के लिए विकास नहीं है। हमने शुरुआत उसमें ये भी पढ़ा है कि सब लोगों के लिए विकास की डेफिनेशन क्या होगी, अलग अलग होगी। मिसाल के लिए इस्पात संयंत्र बैठाने की योजना बना रहे उद्योगपति इस्पात के किसी शहरी उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाकों में रह रहे किसी आदिवासी के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होगा। इस कारण विकास से जुड़ी कोई भी चर्चा विवादों से परे नहीं होती। यानी कि कह रहा है कि अगर हम बात कर रहे हैं विकास की तो राज्य है, उसकी सरकार की सोच क्या है कि यहाँ पर हमारे पूंजी निवेश होगा। यानी हम कह सकते हैं कि विकास का अर्थ अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, विकास का अर्थ बच्चों ऐसे अलग होगा कि सरकार का मतलब हो गया, सरकार ये सोच रही है कि हमारे पास क्या आएगा, पूंजी आएगी और यहाँ पर क्या बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेंगे। वहीं पर उद्योगपति क्या सोच रहे हैं कि उनके पास क्या आएगा, इस्पात आएगा, यानी उनके व्यापार में क्या आएगी, तेजी आएगी। वहीं अब एक कौन बचा है, आदिवासी। आदिवासी के लिए सबसे दुखद खबर यह है कि उसे अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए क्या है, विनाशकारी
है, क्योंकि सबके लिए विकास का अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा, और जब भी विकास की बात आएगी तो उस पर हर चर्चा विवादों से परे नहीं होगी। विकास की बात आते ही पश्चिम का हवाला देते थे कि विकास का पैमाना पश्चिमी मुल्क है। आज भी एक अर्थ में हम इस बात को लक्ष्य कर सकते हैं, विकास का अर्थ ज्यादा से ज्यादा आधुनिक होना, और आधुनिक होने का अर्थ था, यानी कि आज हम जब भी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पश्चिमी देशों का हवाला देते हैं। अधिकतर कौन सा देश बोलते हैं कि डेवलप कौन सा है, अमेरिका। ये हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसी के तहत एक विचारधारा आई थी, वो कौन सी थी, पूंजीवाद। तो हम पश्चिमी देशों का हवाला देते ही कहते हैं कि वो देश हमसे आगे है, क्योंकि वहां पर जो नीतियां थी वो सरकार और जनता के द्वारा मिलीजुली थी। अब याद रखना बच्चों कि हम विकास का अर्थ ज्यादा से ज्यादा क्या समझते हैं, सिर्फ आधुनिक होना समझते हैं। आधुनिकीकरण को समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता था, यानी कि जो आधुनिक है वो उन चीजों का पर्यायवाची माना जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये लाइन। विकास की ऐसी धारणा को मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देशों को विकसित, विकासशील अथवा अविकसित बताकर उसके बारे में अपनी बातें करता है या कहता है। विकसित क्या होते हैं, जो हो चुके, विकासशील जो विकसित होंगे, यानी कि बात ये हो रही विकसित देश के जो डेवलप हो चुके हैं, विकासशील मतलब जो विकसित होने की राह पर चल रहे हैं, और अविकसित मतलब जो डेवलपमेंट के कगार हो चुके हैं, मतलब वो विकसित ही नहीं हुए हैं, वो पुराने तरीके से काम कर रहे हैं। आप इसको नोट कर लो एक बार। अब आगे देखते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था सन 1947 में, तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम कौन सी आर्थिक प्रणाली अपनाएंगे, क्योंकि उस वक्त जब आजादी हुई थी हमारी, तो दो मॉडल हमारे सामने थे। पहला था उदारवादी, दूसरा कौन सा था, समाजवादी। उदारवादी क्या होता है बच्चों, उदारवादी का मतलब होता है पूंजीवाद, जो अमेरिका ने अपनाया था। इसका मतलब होता है कि जो भी सारा कार्य होगा वो बाजार तंत्र द्वारा निश्चित किया जाएगा, यानी कि बाजार ही पूरा काम करेगा देश को संभालने का, और सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। बाजारवादी को हम क्या बोलते हैं, पूंजीवादी मॉडल कहते हैं। यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में यही मॉडल अपनाया गया था। दूसरा था समाजवादी मॉडल, इसे सोवियत संघ ने अपनाया था। राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि आजाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकारों से एकदम अलग होंगे। आजाद भारत की सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगी, यानी कि अब साफ हो चुका था कि जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो सिर्फ अपने तरीके से काम करेगी, अंग्रेजी हुकूमत के तरीके से काम नहीं करेगी। और ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, वो करेगी, सरकार क्या काम करेगी, जनता की भलाई के काम, यानी कि ऐसी नीतियां बनाएगी जिससे किसका भला होगा, जनता का भला होगा। नेताओं में इन बातों को लेकर बहस छिड़ी। कुछ औद्योगिकरण को उचित रास्ता मानते थे, तो कुछ की नजर में कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना सर्वाधिक जरूरी था। अब नेताओं में इस बात पे बहस छिड़ी थी कि हमने पहले बोला था कि विकास की जो भी चर्चा होगी उसमें विवाद होंगे। तो नेता कुछ बोल रहे थे कि अगर देश को आगे ले जाना है तो औद्योगिकरण यानी कि द्वितीय क्षेत्र को आगे बढ़ाओ। पर जब हम आजाद हुए थे उस समय क्या चल रहा था बच्चों, हम बात कर रहे थे किसकी, कृषि क्षेत्र की, यानी कृषि क्षेत्र किसमें आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। तो ये कहा जा सकता है कि आजादी के समय अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में कार्य कर रही थी, और जो नेता थे वो चाह रहे थे किसका विकास हो, औद्योगिकरण का, यानी द्वितीय क्षेत्र का विकास हो। अब हम बात करते हैं इसके बाद में, इन सब बहसों के बाद में हमने एक नई अर्थव्यवस्था अपनाई जिसका नाम क्या रखा, हमने रखा मिश्रित। मिश्रित क्या होती है बच्चों, मिश्रित का मतलब हो गया पूंजीवाद प्लस समाजवाद, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवाद के गुण भी होंगे और किसके होंगे, समाजवाद के गुण भी होंगे, जिससे देश की प्रगति हो सके। योजना आयोग, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे योजना आयोग। कहते हैं योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में होती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 में। भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए कि ये आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता था, यानी योजना आयोग का जो निर्माण हुआ था एक सीधे साधे प्रस्ताव को पास किया गया था और योजना आयोग का निर्माण किया गया था 1950 मार्च के अंदर। और ये क्या एक सलाहकार है भारत सरकार का, यानी उसको सलाह देता भारतीय सरकार को किस प्रकार विकास होना चाहिए। भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ये बात विशेष रूप से कही गई है कि राज्य एक ऐसी समाज रचना को बनाते बचाते हुए लोगों की भलाई के लिए प्रयास
करेगा। यानी हमारे लिए जब मौलिक अधिकार बनाए गए थे और राज्य नीति निर्देशक तत्व मतलब जो बनाए गए थे तत्व, तो उसमें साफ साफ बोल दिया था कि जो सरकार होगी जनता की भलाई के लिए काम करेगी। इसलिए योजना आयोग का निर्माण होता है। और मैं आपको बताता हूं योजना आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री। यानी भारत का प्रधानमंत्री है ना, वही क्या योजना आयोग का अध्यक्ष था। और पहला कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे बोलते JLN। और याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या आपके लिए, भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था जिसका नाम क्या रखा है? नीति आयोग। इसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था की स्थापना की। यह संस्था 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई थी। यानी कि अब जब सरकारें चेंज हुई तो 2014 के बाद में 1 जनवरी 2015 को क्या होता है? योजना आयोग का नाम चेंज करके क्या रख दिया था? नीति आयोग, जिसकी फुल फॉर्म क्या होगी? ये रे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। अध्यक्ष भी कौन है? वही है। इसको आप नोट कर लो एक बार। अब आगे देखते हैं कि भारत सरकार ने जब अपनी अर्थव्यवस्था का चुनाव कर लिया था और अब आगे देखते हैं कि जब भारत सरकार ने अपनी आर्थिक प्रणाली का चुनाव कर लिया था और योजना आयोग का निर्माण भी हो गया था, तो अब बात होगी नियोजन की। नियोजन का मतलब ही क्या होता है बच्चों? प्लानिंग करना, यानी कि योजना बनाकर काम करना। मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में सौंपा नहीं जा सकता। सरकार के लिए जरूरी है कि वे विकास का एक ऐसा खाका यानी कि ऐसा प्लान तैयार करे, ये योजना तैयार करे। दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। अब नियोजन की बात आती है तो बच्चों साफ साफ हो चुका था, सारी सरकारों ने फैसला कर लिया था कि हम भारत का जो विकास होगा निजी हाथों में नहीं देंगे। निजी हाथों का मतलब हुआ कि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल भी नहीं अपनाएंगे, हम प्लानिंग करके पूरी तरीके से देश को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए हम आगे जाके क्या बनाते हैं? पंचवर्षीय योजनाएं। कहते हैं सोवियत संघ ने 1930 और 1940 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच शानदार आर्थिक प्रगति की थी। इन सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी। अब बात होगी बेटा सोवियत संघ की, तो इसका हम पढ़ेंगे समकालीन विश्व की राजनीति में। पहला चैप्टर है 2 दूर तक अंत के अंदर, उसमें हम पढ़ेंगे कि पूंजीवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, सोवियत संघ क्या होता है, किस प्रकार सोवियत संघ ने अपनी आर्थिक प्रणाली को मजबूत किया और सभी देशों में एक नया उभर कर देश निकला। एक तो ये संघ था, कितने देशों का? 15 देशों का संघ था सोवियत संघ। इसमें मेन कौन था? रूस था। आगे देखते हैं निजी निवेशक मसलन उद्योगपति और बड़े व्यापारी उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं होते। वे खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं जहां पूंजी के बहाव पर सरकार का कोई रोक या अंकुश ना हो। अब बड़े बड़े उद्योगपति और जो विशेष प्रकार के लोग थे जिनके पास बहुत पैसा था, उन्होंने बोला कि हम इस व्यवस्था को नहीं अपनाएंगे। क्यों? वो खुली प्रतिस्पर्धा चाहते थे, यानी पूंजीवाद चाहते थे, जहां पर पूंजी के प्रभाव पर कोई रोक ना हो, सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो। इस कारण बच्चों सन 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। यानी इस कारण नियोजन के बाद में 1944 में एक ग्रुप इकट्ठा हुआ। कौन? बिजनेसमैन का। कब? 1944 में। उन्होंने क्या कहा था? इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। इन उद्योगपतियों ने मिलकर 1944 में एक प्लान तैयार किया जिसका नाम क्या रखा गया? बॉम्बे प्लान रखा गया। इन्होंने बोला देश में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है उसके पक्ष में हम नहीं है, हम चलाएंगे खुली प्रतिस्पर्धा, यानी कि हम अपनाएंगे पूंजीवाद के लिए। और इन्होंने बड़े क्षेत्र में यानी कि जो सरकार है वो आर्थिक क्षेत्र में निवेश करे। भारत के आजाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और कौन सी रणनीति अपनाएगा ये फैसला करने में इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। यानी बॉम्बे प्लान के बाद में अब साफ साफ बात हो चुका था, योजना का निर्माण कर दिया गया था और ये साफ साफ कह दिया गया था अब देश की जो प्लानिंग होगी योजना आयोग बनाएगी और देश कैसे सुचारू रूप से चलेगा। आज के लिए इतना ही है। अगले पार्ट में हम इस आगे के चैप्टर को पूरा करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं 2026-27 वर्ष के लिए, तो मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें जिससे कि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। आप ये नोट कर लेना और जो इसकी पीडीएफ्स है
हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, आपको पूरी PDF फॉर्म मिल जाएगी। आप नोट कर ले इसको एक बार।